हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम के इस दूसरे लेक्चर में। इससे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम का फर्स्ट पार्ट आ चुका है, उसका वीडियो आ चुका है। मैं यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग जाकर के पहले उस वीडियो को देखना। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का सेकंड पार्ट का वीडियो है। फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हम लोग इक्विलिब्रियम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उस पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स उसमें हमने कुछ शुरू किए थे और कुछ अभी बचे हुए हैं। तो मैंने वहाँ पे बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और एक फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो इस पार्ट में सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है और फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है। उसके अलावा केमिकल हम लोग को चूँकि केमिकल इक्विलिब्रियम ही पढ़ना है मोस्टली, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इक्विलिब्रियम का स्टेट जो है वो है कैसा, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहो ताकि आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टर्म्स है, आप इससे अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाओ और फिर आप लोग को आगे कभी भी इस टर्म से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे वहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम और फिजिकल इक्विलिब्रियम। एक आयनिक इक्विलिब्रियम भी था, लेकिन मैंने बताया था कि वो अलग है ना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा और फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा। इक्विलिब्रियम तो दोनों है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जहाँ पे मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं, हम लोग उनको वो स्टेट क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो अगर केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग देखें तो ये इक्विलिब्रियम किस में होगा, केमिकल इक्वेशंस में होगा या केमिकल रिएक्शंस में होगा। इक्विलिब्रियम विच अटेन्स इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये होगा, उसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और फिजिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे, जो फिजिकल रिएक्शंस में होगा उनको फिजिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और फिजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं। केमिकल रिएक्शंस मतलब जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, और फिजिकल रिएक्शन मतलब जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे वाटर मैंने लिया है, सॉलिड फॉर्म में लिया है। जब वाटर लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा तो वाटर का फॉर्मूला अभी भी H2O था और चेंज होने के बाद भी H2O ही है ना, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, सिर्फ ये स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से किस में चला गया, लिक्विड। तो यहाँ पे फिजिकल चेंजेस क्या हो रहा है, वाटर सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जा रहा है और वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है उसको हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। या ऐसे ही लिक्विड से अगर वाटर गैसेस फॉर्म में चेंज हो रहा है तो सिर्फ फेज बदल रहा है ना, या फिर वाटर सॉलिड से गैस में डायरेक्ट बदल रहा है तो सिर्फ यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, इसको हम लोग फेज इक्विलिब्रियम भी कहते हैं या फिजिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। लेकिन फेज इक्विलिब्रियम यहाँ आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इस टर्म्स का कोई इंट्रोडक्शन है भी नहीं 11th क्लास में। अभी आप लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम ही पढ़िए, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल इसका क्या हो सकता है फिजिकल इक्विलिब्रियम का, कार्बन है ग्रेफाइट के फॉर्म में है और वो कार्बन डायमंड के फॉर्म में चेंज हो रहा है, और उस चेंजेस में अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो उसको हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या चेंजेस आता है, फिजिकल चेंजेस आता है, किसी भी प्रकार का केमिकल चेंजेस नहीं आता है। तो ये होगा फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। खैर हम लोग को बात किसकी करनी है, केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल रिएक्शंस में होगा, और केमिकल रिएक्शंस का मतलब जहाँ पे केमिकल कंपोजिशन पूरा का पूरा चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने हाइड्रोआयोडिक एसिड लिया है और वो किस में बदल जा रहा है, पूरा का पूरा कंपोजिशन बदल जा रहा है, ये हाइड्रोजन और आयोडीन में चेंज हो जा रहा है। तो इस रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे हम लोग इससे पहले अमोनिया निर्माण का मेथड पढ़े हैं, जो अमोनिया फॉर्मेशन का हैबर प्रोसेस है उसमें, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, वो सब जो है वो सारे केमिकल इक्विलिब्रियम में आएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि रिवर्सिबल रिएक्शन इज ऑलवेज अटेन्स अ स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम। पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो अगर आपको रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है नहीं पता है, तो मेरा इससे पहले वाला केमिकल इक्विलिब्रियम का जो लेक्चर 1 का वीडियो है उसको जाकर के आप लोग चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं दे दूंगी, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो भी होता है हमेशा इक्विलिब्रियम किस में अटेंड होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में, मैंने वहाँ बताया था, इरिवर्सिबल में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ऐसे रैंडम लिखा हुआ है, A+B विल गिव C+D। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है कि इक्विलिब्रियम को हम लोग डबल हेडेड एरो से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे डबल हेडेड एरो मैंने बताया हुआ है। और ये भी मैंने बताया था कि ये जो फर्स्ट वाला एरो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन को बता रहा है, मतलब इधर से इधर अभिक्रिया जा रही है, अग्र अभिक्रिया। और जो नीचे वाला एरो है ये बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब इधर से इधर अभिक्रिया आ रही है, इसको दर्शा रहा है। और यहाँ पे R मैंने लिखा है मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, अग्र अभिक्रिया के होने की दर, कितने देर में फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और नीचे R भी लिखा है मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ रेट ऑफ
फॉरवर्ड रिएक्शन और यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले ये अग्र अभिक्रिया की दर और ये पश्च अभिक्रिया की दर, ठीक है, कितने देर में अग्र अभिक्रिया होगी और कितने देर में पश्च अभिक्रिया होगी। इक्विलिब्रियम जब अटेंड हो जाता है तब क्या हमने कहा पढ़ा था वहाँ पे कि दोनों अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर से डिनोट करते हैं हम लोग रेट को। यहाँ पे मैंने कैपिटल लिख दिया था पर यहाँ मैंने फिर से स्मॉल लिख दिया है, ठीक है। तो आप लोग स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं पर स्मॉल आर लिखेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जब अटेंड होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों का रेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये है केमिकल इक्विलिब्रियम और ये है फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब फिजिकल स्टेट में चेंजेस होगा और वहाँ इक्विलिब्रियम अटेंड होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल रिएक्शन में कोई इक्विलिब्रियम अटेंड होगा जहाँ पे केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें एट इक्विलिब्रियम स्टेट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मतलब मैं ये इस टॉपिक से ये बताना चाह रही हूँ कि इक्विलिब्रियम स्टेट होता क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, आर एफ इज इक्वल टू आर बी, मतलब सारे इक्विलिब्रियम स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। आप लोग इसको लिख लेना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने बताया। तो जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा तो रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट एक बराबर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, इक्विलिब्रियम स्टेट में और क्या होता है, स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या चेंज नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ था वहाँ पे, अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन का कुछ एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, N2 प्लस 3H2 विल गिव्स 2NH3, ठीक है। अभी सपोज टाइम क्या हो रहा है, 0 सेकेंड है ना। अभी इसका जो अमाउंट है वो है मान लेते हैं 10 और इसका जो अमाउंट है वो मान लेते 10 मोल्स, इसके 30 मोल्स और ये 0 मोल, क्योंकि अभी 0 सेकेंड, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। अब सपोज 5 सेकेंड के बाद ये हो जाता है 2 मोल्स, ये हो जाता है 25 मोल्स और ये बन जाता है 2 मोल, ठीक है। फिर 10 सेकेंड के बाद ये हो जाता है, ये सॉरी 2 मोल नहीं 8 मोल हो जाता है, ये हो जाता है 6 मोल, ये हो जाता है 20 मोल और ये हो जाता है 4 मोल। फिर 15 सेकेंड के बाद ये हो जाता है 4 मोल, ये हो जाता है 15 मोल और ये हो जाता है 6 मोल। फिर 20 सेकेंड के बाद फिर से ये 4 मोल, ये 15 और ये 6। 25 सेकेंड के बाद ये 4 मोल, ये 15 मोल और ये 6 मोल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो शुरू में यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हुआ, घटा, इसमें भी घटा, और रिएक्टेंट का अमाउंट घटा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, बढ़ा। तो स्टार्टिंग में तो क्या हो रहा है, इनिशियली प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन घट रहे हैं और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। पर उसके बाद कुछ देर बाद क्या हो गया, यहाँ पे 15, 20 और 25 सेकेंड में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे भी रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो गया। तो ये स्टेट क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम का स्टेट कहलाएगा, जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन फिर नहीं बदलता है। मैंने पहले भी बोला है कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ जो हैं या मेजरेबल क्वांटिटीज़ जो हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं। तो जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा तो जो भी मेजरेबल क्वांटिटी है वो वहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में डायनेमिक नेचर का होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट डायनेमिक नेचर का होता है। डायनेमिक नेचर कहने से मतलब है कि रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, कोई भी रिएक्शन वहाँ पे जिसमें इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है वो स्टॉप नहीं होता है, बल्कि दोनों साइड का रिएक्शन चलते रहता है, दोनों साइड से चलते रहता है, इधर वाला भी चलेगा और इधर वाला भी चलेगा और दोनों क्या होगा, एक रफ्तार से चलेगा। इसलिए हम लोग को लगेगा कि रुक गया है, लेकिन रुकता नहीं है, डायनेमिक इन नेचर है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, गतिक ना, गतिक अवस्था में होती है, साम्य अवस्था की अवस्था गतिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इन फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसअपियर पर सेकेंड इन बैकवर्ड रिएक्शन। जितने भी मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस होंगे फॉरवर्ड रिएक्शन में, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो अमोनिया अगर 2 मोल अमोनिया बन रहा है पर सेकेंड,
तो सेम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 2 मोल डिसअपियर भी होना चाहिए, सेम दोनों का नंबर क्या होगा, बराबर होगा। वो इक्विलिब्रियम स्टेट में ये कंडीशंस होती हैं। तो ये 4 कंडीशंस इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है। इक्विलिब्रियम जब भी अटेंड होगा तो ये चारों कंडीशन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। तो ये हो गया हमारा 2 टॉपिक इसमें अभी कवर। थर्ड जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इस वीडियो में ही, वो है इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट जो इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक है वो, अभी हमने इक्विलिब्रियम स्टेट, अच्छा एक आप यहाँ पे एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके का। इधर अगर आप रेट लिख लो और यहाँ पे टाइम लिख लो। अब यहाँ पे शुरू में हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। शुरू में क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड वाली जो अभिक्रिया है वो जल्दी जल्दी होगी। स्टार्टिंग में रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक। मगर बाद में रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाए तो मान लो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, अभी बैकवर्ड अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन कितना है, 0 है। और ये मान लो 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड ऐसे करके जो भी है, ठीक है। तो कुछ देर बाद क्या होने लगता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्योंकि बड़ा था और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन छोटा था, अब दोनों को बराबर होना है, तो ये थोड़ा थोड़ा कम होगा और ये थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बढ़ते जाएगा और रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन कम होते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एक बराबर हो जाएंगे, फिर ये एक बराबर चलने लगेंगे कांस्टेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडीशन को, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, और यही कंडीशन कहलाएगा इक्विलिब्रियम का स्टेट, जो किसी न किसी टाइम पे अटेंड हो जाएगा। इस टाइम पे, जिस भी टाइम पे अटेंड होगा उस टाइम को हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो एक ग्राफ आप लोग, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ग्राफ कई बार पूछता है, तो इस ग्राफ को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम में वापस चलते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अटेंड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड वेसल। इक्विलिब्रियम केवल और केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में ही अटेंड होगा। ये पहले भी हम लोग बता चुके हैं, क्योंकि अभिक्रिया को दोनों दिशा में होना है तभी इक्विलिब्रियम अटेंड हो सकता है। एक ही दिशा की अभिक्रिया में इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होगा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही साम्यावस्था स्थापित होगी, ये पहला पॉइंट है इसका, है ना। साम्यावस्था केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में स्थापित होगी, और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कब होंगी, जब वो किसी बंद पात्र में हो, क्लोज्ड वेसल में हो। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। और इसको मैंने डिफाइन भी कर दिया था कि अगर पात्र क्लोज नहीं है, जैसे PCl5 का डिसोसिएशन हो रहा है PCl3 और Cl2 में, अगर बर्तन, जिस पात्र में ये रिएक्शन हो रहा है, जिस भी कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है, इसमें से PCl5 हम लोग डाले हैं और इसका डिसोसिएशन होकर PCl3 और Cl2 बना रहा है। अगर ये पात्र बंद है तो ये दोनों यहीं पे रहेंगे, जिसके कारण ये वापस इसमें बदल सकते हैं। लेकिन अगर ये वेसल क्लोज नहीं होता, तो जैसे ही PCl5 PCl3 और Cl2 बनाता, Cl2 यहाँ से डिसअपियर हो जाता, और जैसे ही Cl2 चला जाता तो PCl3 वापस PCl5 में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। दोनों को यहाँ पे रहना जरूरी है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वेसल क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम तभी अटेंड होगा जब वेसल क्लोज होगा, और वेसल क्लोज होगा तभी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक सेम वही है जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े, कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक इन नेचर होता है। कोई भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, बल्कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों एक समान रेट से चलता रहता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम बोथ साइड। इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि अगर आपको मैंने ऐसे रिएक्शन लेके दे दिया है तो आप अब क्या करोगे कि एक वेसल में HI लोगे और HI डिसोसिएट होकर H2 और I2 बनाएगा, और उसके बाद कुछ देर बाद इसमें इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको एक वेसल में H2 और प्लस I2 दे दूं और ये दोनों मिलकर के HI बनाए और कुछ समय के बाद इसमें इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाए। तो दोनों साइड से रिएक्शन हो सकता है। अगर हम लोग ये दिए, ये इसमें टूट रहा है तो कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा, या फिर मैंने आपको ये दिया और ये इसमें जुड़ करके ये बना रहे हैं तो इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया। तो आप चाहो तो रिएक्शन को ऐसे लिखो, या फिर आप चाहो तो रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले जो इधर प्रोडक्ट है उसको पहले हम लोग रिएक्टेंट बना देते हैं, H2 प्लस I2 विल गिव्स 2HI। दोनों साइड से, अगर वो रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम अटेंड होता है तो फिर वो दोनों साइड से ही अटेंड होगा। सॉरी, शायद थोड़ा लाइट ऑफ हो गया था, है ना, थोड़ी देर के लिए। तो इक्विलिब्रियम दोनों साइड से अटेंड होगा, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर इधर से इधर जा रहा है रिएक्शन पहले, तो वो वापस इधर ही आएगा और इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा, या फिर पहले हम लोग इधर से स्टार्ट करें रिएक्शन को तो भी इक्विलिब्रियम अटेंड होगा ही। कोई भी प्रोसेस जिसमें इक्विलिब्रियम अटेंड होता है उसको चाहे पहले इधर से स्टार्ट करो या इधर से स्टार्ट करो, इक्विलिब्रियम फाइनली अटेंड होगा ही।
नेक्स्ट फोर्थ जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्विलिब्रियम का वो है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस एंड बोथ बिकम इक्वल व्हेन इक्विलिब्रियम अटेन्स। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इसको देख चुके हैं, ग्राफ बना के मैंने बताया था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या होता है, कम होते जाता है, और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बढ़ते जाता है, और एक समय के बाद दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल। यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए और उस समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज टिल इक्विलिब्रियम इज अटेंड एंड बोथ बिकम कांस्टेंट व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेंड। तो इसमें ये कहना चाह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं N2 + H2 3H2। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ था यहाँ पे, ये कि इसके 10 मोल थे, इसके 30 मोल थे, इसका 0, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये कम होते जा रहा था और ये बढ़ते जा रहा था, और एक समय के बाद पूरे क्या हो गए थे, कांस्टेंट हो गए थे। मतलब ना तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था और ना तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था, ना घट रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, कांस्टेंट हो गया था। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको ग्राफ प्लॉट करके देखना चाहें तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। सपोज यहाँ पे एक जगह पे मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट और एक जगह पे रिएक्टेंट। मान लो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अभी है 10 मोल, 10 मोल रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में लिख देती हूँ CR। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि शुरू में प्रोडक्ट कितना होता है, तो यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना लिया था, शुरू में 0, बना ही नहीं है प्रोडक्ट, है ना, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो 0। ठीक, धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटते जाएगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। धीरे धीरे बढ़ते 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 एक समय के बाद क्या हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ना बंद हो गया और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी घटना बंद हो गया। तो बस मान लेते हैं यहाँ पे 10, यहाँ पे 0 था, ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। ठीक, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन पहले 0 था, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, और फिर कुछ समय के बाद 5 6 जो भी हो गया, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटते जाएगा। तो शुरू में 10 था, फिर 8 होगा, फिर 4 5 जो भी हो जाएगा। तो एक समय के बाद ये क्या हो गया, कांस्टेंट। या फिर ग्राफ ऐसा भी बन सकता है कि शुरू में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 था और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, 10 था सपोज। अब ये घटते गया, ये बढ़ते गया, एक समय के बाद प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 4 हो गया और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 6 हो गया। अब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 6 ही रह रहा है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 4 ही रह रहा है, तो दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट। तो जहाँ पे भी कांस्टेंट हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट हो गया था तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, या कंडीशन क्या हो सकती है, एक और कंडीशन हो सकता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 है और सपोज रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 10 है। ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 में ले लेती हूँ। अब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ और फिर 8 हुआ, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो पहले 10 था, फिर 8 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2 हुआ। अब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 2 पे रुक गया है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 8 पे रुक गया है, फिर 8 फिर 8 फिर 8 और ये 2 2 2। तो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है। तो 3 तरीके का ग्राफ बन सकता है कॉन्सेंट्रेशन का। अगर आप लोग देखें तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। एक ग्राफ कैसा मैंने बनाया कि कोई रिएक्शन है, सपोज A से B बन रहा है और ये रिएक्शन क्या है, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। शुरू में इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 है और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0। फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया 8 और इसका हो गया 2, इसका हो गया 4 और इसका भी हो गया 4। अब फिर इसका 4 और 4, ये 4 4 पे रुक गया, दोनों बराबर बराबर हो गए, ए का भी और बी का भी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि दोनों बराबर होने चाहिए, पर यहाँ हो गया तो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन दोनों कांस्टेंट चल रहे हैं। अब ये भी 4 से बढ़ नहीं रहा है या घट नहीं रहा है, ये भी 4 से बढ़ नहीं रहा है या घट नहीं रहा है, तो ये वाला स्टेट हो गया। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन 10 है, बी का 0 है शुरू में, फिर ये 8 हुआ, ये 2 हुआ, ये 6 हुआ और ये 4 हुआ। अब ये फिर 6 ही रह रहा है, ये 4 ही रह रहा है। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, 6 पे रुक गया और ये प्रोडक्ट का 4 पे रुक गया, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये ज़्यादा है, ये अभी कम है, लेकिन कांस्टेंट तो हो गया ना, दोनों बराबर होने नहीं चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, सेम एक कंडीशन क्या हो सकता है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 10 है, यहाँ 0, अब ये 8 हो गया और ये हो गया 2, ये 6 हुआ, ये 4, ये 2 हो गए, ये 4 हुआ और ये 2। ठीक है, अब ये रुक गया, ये 4 6 के नहीं, सॉरी मैंने कुछ गलत किया क्या,
ये 4 हो गया और ये 6, ये 6 हो जाएगा ना। अब ये 2 हो गया और ये 8, अब ये आगे भी 2 और 8, 2 और 8 पे रुक गया है, जैसे मैंने यहाँ बनाया है 2 और 8 पे रुक गया, ठीक है। तो अब क्या 2 और 8 से बदल नहीं रहा है, पर यहाँ पे कंडीशन क्या है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। तो घट गया है बढ़ गया उससे मतलब नहीं है, कांस्टेंट हो गया आपको इससे मतलब है, ठीक है। तो ग्राफ तीनों प्रकार का बन सकता है। एक कंडीशन जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा और सेम होकर के कांस्टेंट हो जाए। एक कंडीशन जिसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा और फिर वो कांस्टेंट हो जाए। एक कंडीशन जिसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और उसके बाद वो लोग कांस्टेंट हो जाए। तो ये सारे कंडीशन जहाँ पे कांस्टेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं और सिर्फ इसको इक्विलिब्रियम मानते हैं जिसमें दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एक बराबर हो जाए। ऐसा नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं होना है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होना है। अब किसी का भी ज़्यादा रहे किसी का भी कम रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर जो है वैल्यू वही वैल्यू आनी चाहिए प्रोडक्ट के साइड भी और रिएक्टेंट के साइड भी। बस ये क्लियर है ना। तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। कब तक, जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेंड ना हो जाए। जैसे इक्विलिब्रियम अटेंड होगा ना तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और ना तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, किसी भी कंडीशन में देख लो, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम है the equilibrium readjusted with the changing condition and spontaneously goes back to the original state, the disturbing factors are removed। जैसे ही इस लाइन का कहने का ये मतलब है, ये लाइन तो हम लोग ली सैटलिए के नियम में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अभी, लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ इसके बारे में कि इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई इक्विलिब्रियम, मान लो सपोज ए और बी में इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया था, इसका 4 इसका 6, इसका 4 इसका 6, 4 6। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हुआ, कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट होना था और कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हुआ और इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया, हम लोग कह देंगे। लेकिन अब मैं बाहर से क्या करूँगी, और ए डाल दूंगी। तो जैसे ही मैं और ए डाल दूंगी, ए कितना हो जाएगा 5, ये 6, ये 5, ये 6, ठीक है। तो जो कांस्टेंट रहना चाहिए था, 4 पे ही टिका रहना चाहिए था ना इसको, वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम क्या करता है, जैसे इक्विलिब्रियम खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने कोई कंडीशन को चेंज किया इसलिए इक्विलिब्रियम खत्म हुआ ना, तो इक्विलिब्रियम तुरंत क्या करेगा, फट से इसको यहाँ पे चेंज करना स्टार्ट करेगा। अब क्या हो जाएगा, ये 5 हुआ तो ये 7 हो जाएगा, फिर ये 5, ये 7, ये 5 और ये 7। मतलब ये जितना ए हम लोग डालते जाएंगे वो उसको बी में बदलते जाएगा। अब बी वाला भी बढ़ जाएगा और कांस्टेंट कर देगा ए। वापस फिर से कांस्टेंट हो गया तो फिर से इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, अटेंड हो जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा यहाँ पे। तो साम्यावस्था क्या करता है, अपने आप को फिर से स्थापित कर लेता है अगर हम लोग कोई कंडीशन चेंज करके साम्यावस्था को भंग करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हम लोग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, इक्विलिब्रियम वापस अपने आप को रीएडजस्ट करता है, जिस भी कंडीशन को हमने चेंज किया उस कंडीशन को पहले जैसे कंडीशन में वापस लाके। तो ये वही बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम रीएडजस्टेड विद द चेंजिंग कंडीशंस एंड स्पॉन्टेनियसली गोज बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, द डिस्टर्बिंग फैक्टर्स आर रिमूव्ड। तो ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है, इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इक्विलिब्रियम को, सिर्फ रिएक्शन जल्दी स्टार्ट होता है, रिएक्शन जल्दी होता है किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस से। पर ये नहीं, ये अक्सर इसको पूछता है, ट्रिकी क्वेश्चन रहता है ना कि कैटलिस्ट रहेगा तो इक्विलिब्रियम जल्दी स्थापित हो जाएगा, सब बच्चे यही टिक करते हैं, पर ऐसा नहीं है, कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इन होमोजेनस इक्विलिब्रियम द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। होमोजेनस आप लोग पढ़ चुके हो कि जैसे N2 गैस प्लस H2 गैस और इधर NH3 ये भी गैस। तो अगर कोई इक्विलिब्रियम में जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनस इक्विलिब्रियम, ठीक। नेक्स्ट हेट्रोजिनस जैसे CO3 सॉलिड विल गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजिनस, जिसमें अलग अलग फेज में हों। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, तो उसमें जा करके देखना। तो अगर हेट्रोजिनस रिएक्शन है तो हेट्रोजिनस इक्विलिब्रियम होगा, और अगर होमोजिनस रिएक्शन है तो होमोजिनस इक्विलिब्रियम उसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो इतने थे कैरेक्टरिस्टिक इसमें इक्विलिब्रियम के। ये ग्राफ इसमें इंपॉर्टेंट है, आप लोग ग्राफ को जरूर ध्यान रखेंगे। ये वाला ग्राफ ऐसे बनेगा और ये वाला सिर्फ ऐसे ही बनेगा। ये रेट का ग्राफ है, याद रखना, यहाँ हम लोग रेट लिखे हैं और यहाँ हम लोग कॉन्सेंट्रेशन लिखे हैं, ये डिफरेंट है ना, ठीक है। तो इतने कैरेक्टरिस्टिक, इक्विलिब्रियम स्टेट और केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, इस वीडियो में हमने ये देखा। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो ताकि जैसे ही मैं इसका थर्ड पार्ट अपलोड करूँ आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।